कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिसोदिया महल। राजवेंद्र चंदा की तरफ देख रहा था जो अभी अभी उसके लिए खाना लेकर रूम में आई थी। राजवेंद्र ने चंदा को खाना बनाने से मना किया हुआ था, इसलिए चंदा ने धानी से खाना बनवाया था और अब उसने वो खाना सामने टेबल पर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। चंदा आगे की तरफ आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, जल्दी आ जाइए राजा साहब, वरना खाना खाने लायक भी नहीं रहेगा। पहले ही इंतज़ार करते करते आधा घंटा बीत गया, अब तक तो खाना ठंडा भी हो गया होगा। आपको ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है, पता नहीं आपको खाना पसंद आएगा भी या नहीं। राजवेंद्र आकर सोफे पर उसके पास बैठा और बोला, जो खाना मेरे लिए मेरी चंदा लेकर आई है वो मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा। चंदा ने तुरंत कहा, लेकिन ये खाना मैंने नहीं बनाया। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ। चंदा ने हैरानी से पूछा, अच्छा वो कैसे। राजवेंद्र भी मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैंने मेरी चंदा को मना किया था कि वो खाना नहीं बनाएगी और मेरी चंदा के लिए मेरी बातें किसी हुक्म से कम नहीं है, इसलिए जानता हूँ कि ये खाना तुमने नहीं बनाया और ये खाना किसने बनाया है वो भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चंदा अब और भी ज़्यादा चौंक गई। उसने तुरंत पूछा, किसने। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, धानी ने। चंदा ने झट से कहा, लेकिन आपको कैसे पता राजा साहब, मेरा मतलब है धानी तो खाना बनाती भी नहीं है, वो तो महल के बाकी सारे काम देखती है, तो आपको कैसे पता कि खाना उसने बनाया है। राजवेंद्र खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें महल की किसी भी और दासी पर यकीन नहीं और तुम अपने राजा साहब के लिए खाना उसी से बनवाओगी जिस पर तुम्हें यकीन है। तुम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकती हो चंदा। उसकी बात सुनकर अब चंदा का चेहरा एकदम से गुलाबी होने लगा था। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बातें ही करती रहोगी या फिर खाना भी खिलाओगी। चंदा ने जल्दी से उसे निवाला बनाकर खिलाया। राजवेंद्र ने भी अपने हाथों से निवाला बनाया और चंदा को खिलाने लगा। चंदा ने अचानक से ही उसकी उंगली काट ली तो राजवेंद्र ने अपना हाथ पीछे की तरफ झटकाया। वो तुरंत बोला, क्या कर रही हो चंदा, कितने तीखे दांत हैं तुम्हारे। चंदा खिलखिलाकर हंसने लगी। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुमने मुझे काटा है और ऊपर से हंस भी रही हो। जब मैं तुम्हें काटूंगा तब मुझे ऐसे ही हंसकर दिखाना चंदा, फिर मानूंगा मैं तुम्हें। उसकी बात पर चंदा ने अपनी उंगली आगे की तरफ बढ़ाई और बोली, लीजिए काट लीजिए। राजवेंद्र मुस्कुराया और फिर बड़ी ही गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें सच में लगता है चंदा कि मैं तुम्हें तुम्हारी उंगली पर काटूंगा। अगर मुझे तुम्हें काटना होगा तो ऐसी जगह पर काटूंगा जहाँ पर तुम्हें मरहम लगाते हुए भी शर्म आएगी। ये बोलते हुए उसकी नज़रें चंदा के गर्दन पर गई तो चंदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी पलकें झुका ली थी और राजवेंद्र के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। कुछ ही देर में उन दोनों का खाना खत्म हो गया था। राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ी देर बाहर गार्डन में चलें। चंदा ने अपना सिर हिलाया और बोली, आप चलिए, मैं ये बर्तन रख कर आती हूँ। राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और फिर रूम से बाहर निकलकर महल के गार्डन एरिया में चला गया। वहीं चंदा दरवाजे पर खड़ी इधर उधर झांक रही थी ताकि कोई ना हो तो वो जल्दी से बर्तन किचन में रख दे। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो जल्दी से बर्तन लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी तन्वी, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, उसने जब चंदा को राजवेंद्र के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोली, उस घटिया औरत को मैंने राज और चंदा को एक दूसरे से दूर रखने के पैसे दिए थे। यहाँ ये दोनों आराम से अपना इश्क फरमा रहे हैं और वो औरत मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, उसे तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर अब वो मीना के कमरे की तरफ बढ़ गई। मीना, जो आराम से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, अचानक से ही किसी ने बिस्तर के साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और ज़ोर से उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। मीना डरते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। वो बुरी तरह से हाँफने लगी थी। तन्वी अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। मीना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ होने वाली रानी साहब, आपने मुझे इस तरह से क्यों उठाया। तन्वी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें पैसे किस चीज़ के दिए थे। मीना जल्दी से बोली, हुकुम और चंदा को दूर रखने के लिए।
तन्वी सख्ती से बोली, और तुम्हें पता है इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? मीना डरते हुए बोली, रात तो बहुत हो गई है, तो शायद दोनों अपने कमरे में आराम से सो गए होंगे। तन्वी दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारा सर, मन तो कर रहा है कि मैं एक चमाट लगाऊं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी उम्र का लिहाज कर लेती हूँ, वरना सच में मन तो मेरा तुम्हारी जान लेने का भी कर रहा है। अभी अभी मैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर आ रही हूँ। मैं चंदा को राज के कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाते हुए देख चुकी हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिनर किया है और अब राज गार्डन में गया है, तो ऑब्वियसली चंदा भी उसके पीछे पीछे जाएगी। वो तो एक मौका नहीं छोड़ती मेरे राज के करीब जाने का। मीना बेचारगी से तन्वी की तरफ देख रही थी। उसने तन्वी को बोल तो दिया था कि वो उन दोनों पर नज़र रखेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि चंदा उससे भी ज़्यादा चालाक निकलेगी। और मीना तो रात को 9 बजे ही बिस्तर पर पसर जाती थी, जबकि अब वक्त 10 बजने का हो गया था। वो जल्दी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए होने वाली रानी सा, लेकिन मैं अभी जाती हूँ गार्डन एरिया में और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हूँ। तन्वी गुस्से से बोली, दफ़ा हो जाओ, अगर वो दोनों मुझे एक दूसरे के साथ नज़र आए ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, तो पैसे तो मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो मैं वापस तुमसे पैसे नहीं, तुम्हारी जान लूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत खतरनाक थे और मीना यही सोच रही थी कि उसके सामने ममता तो कुछ भी नहीं है। वो तो सांप है जो लोगों को सिर्फ डसना जानती है, लेकिन ये तन्वी तो किसी एनाकोंडा से कम नहीं। ये तो सामने वाले को खा जाए और उसे पता भी ना चले। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और फिर अपना हुलिया सुधारते हुए बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गई, जबकि तन्वी अब अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन वो जब अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हुई तो उसे अब राजवेंद्र और चंदा दिखाई देने लगे। राजवेंद्र वहीं गार्डन में साइड में खड़ा था और चंदा सामने झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तन्वी का कमरा थोड़ा दूर था, तो उसे उन दोनों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, पर उन्हें यूं देखकर उसका तन मन सुलग चुका था। वहीं राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, कब तक तुम यूं ही झूला लेती रहोगी चंदा? चलो ना, अब अंदर चलते हैं। चंदा मुस्कुराई और बोली, कुछ वक्त ठहर जाइए ना राजा साहब, देखिए ना कितना हसीन वक्त है। सामने चाँद चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। मेरे सामने वो शख्स खड़ा है जो मुझे सबसे प्यारा है, जो मेरी दुनिया है। इससे हसीन नज़ारा मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। राजवेंद्र शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, और अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ रूम में चलो, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत एहसास मैं तुम्हें महसूस करवा सकता हूँ तो? उसकी बात सुनकर चंदा एकदम से शर्मा गई और बोली, राजा साहब कैसी बातें करते हैं आप? सच में आप मेरी धड़कनें बढ़ा देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते मेरा क्या हाल होता है आपकी ऐसी बातों से। राजवेंद्र उसके करीब आया। उसने एक झटके से झूले को अपने हाथों में पकड़ लिया तो चंदा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तो सिर्फ बातें की है चंदा, तभी तुम्हारी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। जब सच में मैं तुम्हें उन एहसासों से रूबरू करवाऊंगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? चंदा तुरंत झूले से उठी और अपनी नज़रें झुकाए हुए ही बोली, मुझे लगता है अब हमें अंदर की तरफ चलना चाहिए राजा साहब। रात ज़्यादा हो गई है और मौसम भी थोड़ा खराब ही लग रहा है। उसकी बात सुनते हुए राजेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उस पर झुकते हुए बोला, मेरी तो तुम पर नीयत खराब हो रही है। चंदा ने उसे घूर कर देखा और तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए वहां से दूसरी तरफ भाग गई। उसी तरफ पुल बना हुआ था जिसमें ठंडा ठंडा पानी भरा हुआ था। उसे उस तरफ भागते हुए देख मीना भी जल्दी से उसी तरफ गई ताकि चंदा को डांट सके और खरी खोटी सुना सके, ताकि वो जल्दी से अपने कमरे में भाग जाए। वहीं चंदा पुल के पास आकर खड़ी हो गई थी। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो चंदा ने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर अपने कंधों को हल्का हल्का सहलाने लगी। तभी पीछे से राजवेंद्र ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। चंदा तुरंत आगे की तरफ हो गई और फिर पुल में अपने पैर डालकर बैठ गई। राजवेंद्र जल्दी से बोला, क्या कर रही हो तुम चंदा? ठंड लग जाएगी तुम्हें, पानी बहुत ठंडा होगा इस वक्त, जल्दी से अपने पैर बाहर निकालो। चंदा मुस्कुराई और बोली,
ठंड लग जाएगी तो क्या हुआ राजा साहब, आप मेरा थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, मुझे दवा दे दीजिएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। राजवेंद्र नीचे की तरफ झुका और घुटनों के बल बैठकर उसने चंदा के पैरों को पुल से बाहर निकाला तो चंदा ने तुरंत अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए और बोली, क्या कर रहे हैं आप राजा साहब, ऐसे पैरों को हाथ मत लगाइए, ये सही नहीं है, आप राजा साहब हैं, आप मेरे पैरों को नहीं छू सकते हैं। राजवेंद्र ने उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम चुप रहा करो, ऐसी बातें मत किया करो चंदा, मैं मेरी चंदा के बदन के हर एक हिस्से को छू सकता हूँ, ना सिर्फ अपने हाथों से बल्कि अपने होठों से भी। चंदा एक बार फिर से शर्मा गई और तुरंत अपनी जगह से उठकर आगे की तरफ बढ़ गई। राजवेंद्र ने भी अब उसे सोच लिया था कि वो उसे और खुद से दूर नहीं जाने देगा, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आया और अगले ही पल उसने चंदा को अपनी गोद में उठा लिया। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे राजा साहब, कहीं कोई हमें देख ना ले। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, कोई नहीं देखेगा, इतनी रात है और अगर देखेगा भी तो आई डोंट केयर, तुम्हें तो मैं यूं ही अपने रूम में लेकर जाऊंगा। चंदा हैरानी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरे कमरे में जाना है राजा साहब, बड़ी मुश्किल हो जाती है जब मैं आपके कमरे में जाती हूँ, डर लगता है कहीं कोई आ ना जाए। राजवेंद्र उसकी बात सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं मीना जो उनके पीछे पीछे आ रही थी, वो जल्दी से उन दोनों को रोकने की कोशिश में थी, लेकिन पुल के किनारे पानी गिरा होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से पुल में गिर गई। पानी के गिरने की आवाज़ पर चंदा ने पलटकर पीछे देखा और मीना को पुल में गिरा हुआ देखकर वो जोर से हंस पड़ी। उसने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया ताकि उसकी हंसी की आवाज़ बाहर ना जाए। राजवेंद्र ने भी हल्का सा पीछे मुड़कर देखा और फिर से बोला, किसने कहा था इसे हमारे पीछे आने को, अब जासूसी करते हुई गुरी है तो भुगते। उसकी बात पर चंदा उसे देखती रह गई और राजवेंद्र और चंदा दोनों हंसते हुए अपने रूम में चले गए। वहीं तन्वी जो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, उसने भी मीना को पुल में गिरते हुए देखा। वो गुस्से से बोली, तुम हो ही इसी लायक, एक काम कहा था तुमसे वो भी नहीं हुआ, यू ब्लडी इडियट वुमेन। ये बोलकर उसने अपने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब उसे कल का इंतज़ार था जब उसके डैड मिस्टर हरिओम शेखावत और उसका भाई निकुंज शेखावत सिसोदिया महल आने वाले थे। वो बस सोच रही थी कल उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ मीना पुल से बाहर आई और अपने कपड़े निचोड़ने लगी। वो दांत भींचते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं चंदा, तुमने मुझे पुल में गिरते हुए देखा था लेकिन फिर भी मुझे बचाने नहीं आई। कितनी गंदी लड़की हो तुम, पता नहीं हुक्म को तुम्हारे अंदर क्या पसंद आया जो तुम्हारे लिए वो इतने पागल हो चुके हैं, पर उनका ये पागलपन मैं दूर करके रहूँगी। मन तो करता है कि अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रगूँगी, बल्कि होने वाली रानी सा उस तन्वी को ऐसे ऐसे आइडिया दूंगी कि वो तुम्हें इस मल से बाहर निकाल कर ही रहेंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चंदा के लिए नफरत साफ छलक रही थी। चंदा राजवेंद्र को देखते हुए बोली, मुझे मेरे कमरे में जाना होगा राजा साहब, प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए ना, मैं यहाँ पर हूँ, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। बेशक आप तन्वी जी से शादी नहीं करने वाले, लेकिन फ़िलहाल सबको यही लगता है ना कि आप उनसे शादी करेंगे तो लोग मुझे ही गलत नज़रों से देखेंगे और ये चीज़ तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राजवेंद्र उसने अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है चंदा कि मुझे कब क्या करना है, बेहतर होगा कि तुम मुझे ना बताओ, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। तुमने मुझे खाना तो खिलाया लेकिन आज तुमने मुझे मीठा तो खिलाया ही नहीं। चंदा झट से अपने होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बोली, झूठ राजा साहब, कितना झूठ बोलते हैं आप, मैं आपके लिए गुलाब जामुन लेकर भी आई थी और मैंने आपको अपने हाथों से वो गुलाब जामुन खिलाए भी थे। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा हूँ चंदा। ये कहते हुए उसकी नज़रें चंदा के लबों पर टिक गई तो चंदा का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। अगले ही पल राजवेंद्र ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बिस्तर पर लिटा दिया। चंदा नीचे बिस्तर पर थी और राजवेंद्र उसके ऊपर झुका हुआ था। राजवेंद्र ने उसके लबों की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मन इस मीठे को खाने का कर रहा है चंदा, मुझे ये मीठा खिलाओ ना। चंदा बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली,
आप ऐसी बातें क्यों करते हैं राजा साहब? देखिए मेरी धड़कनें किस तरह से बढ़ रही हैं। आपको ज़रा सा भी महसूस नहीं होता क्या कि आप मुझे कितना बेचैन कर देते हैं? राजवेंद्र ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे धड़कन तो तुम्हारी सच में बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। क्या मैं इन्हें ठीक कर दूं? इन्हें थोड़ा शांत कर दूं? चंदा ने सवालिया नज़रों से राजवेंद्र को देखा। राजवेंद्र ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ पल बाद राजवेंद्र गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ चंदा। चंदा मुस्कुराई और बोली, ये आपकी मर्जी है राजा साहब। ये चंदा तो पहले भी आपकी थी, अब भी आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। राजवेंद्र ने उसका माथा अपने माथे से जोड़ते हुए कहा, जानता हूँ चंदा, लेकिन मैं तुम्हें पूरे हक से अपना बनाना चाहता हूँ। चंदा ने अपनी बाहें उसके गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए कहा, किसने कहा आपसे कि अभी आपका हक नहीं है मुझ पर राजा साहब? मेरी सांसों से पूछिए, ये किसके लिए चलती हैं? मेरी धड़कनों से पूछिए, ये किसका नाम लेकर धड़कती हैं? ये बोलते हुए चंदा ने राजवेंद्र के सीने पर अपना हाथ रख दिया। चंदा की बातें सुनकर राजवेंद्र के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। राजवेंद्र ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराया। वो तकिए पर सिर रखकर लेट गया और बोला, एक राजा और उसकी दासी के बीच प्यार होना सही है चंदा, लेकिन शादी के बिना अगर उन दोनों के बीच कोई जिस्मानी रिश्ता बनता है तो वो कभी सही नहीं हो सकता। मैं अपनी चंदा को खुद से वो नाम नहीं दे सकता जो दूसरों की जुबान से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरी अर्धांगिनी हो चंदा, और मेरी अर्धांगिनी बनकर ही तुम अपना सब कुछ मुझे सौंपोगे। तब तक मुझे ये तड़प और बेचैनियाँ भी मंजूर। ये कहते हुए उसने फिर से चंदा की तरफ करवट ली। चंदा की आंखों में हल्की नमी आ गई। राजवेंद्र ने उसकी नमी भरी आंखों को बड़े ही प्यार से चूम लिया। सुबह का वक्त सिसोदिया महल। चंदा और राजवेंद्र दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। बेशक कल रात उन दोनों ने अपनी हदें पार नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक दूसरे के साथ रहकर जो सुकून उन्हें मिलता था, कम से कम उस सुकून को तो वो महसूस कर ही सकते थे। अब सुबह के तकरीबन 5 बजे चंदा की आंख खोली। हल्का सा ऊपर उठकर उसने राजवेंद्र के चेहरे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग राजा साहब। राजवेंद्र ने उसे वापस अपने सीने से लगाया और बोला, सो जाओ ना चंदा, अभी तो मुश्किल से 5 बजे होंगे, 1-2 घंटे और सो जाओ ना। ये बोलते हुए उसने करवट ली और चंदा जो उसके सीने में सिमटी हुई थी वो भी उसके साथ करवट लेते हुए दूसरी तरफ हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से बोली, मैं और देर नहीं कर सकती राजा साहब, मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि महल के बाकी लोग उठें। मुझे अपने कमरे में चले जाना चाहिए, वरना कोई देख लेगा। राजवेंद्र मुंह बनाते हुए बोला, चंदा तुम बहुत बुरी हो। चंदा हंसते हुए बोली, अच्छा अगर इतनी बुरी हो तो छोड़ दीजिए ना राजा साहब। राजवेंद्र ने उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोला, कुछ और कहना चाहती हो? चंदा झट से बोली, माफ़ कर दीजिए। राजवेंद्र गुस्से से ही बोला, ऐसी गलती करती ही क्यों हो जिसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े? चंदा हंसते हुए बोली, बस मुझसे निकल गया। राजवेंद्र उसे घूरते हुए बोला, पहले भी तुमने ये बात मुझसे कही थी चंदा, तुम्हारी ऐसी गलतियां मैं बार बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। चंदा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस आखिरी बार माफ़ी दे दीजिए ना राजा साहब। अब क्या आप इस मासूम बच्ची की जान लेंगे? राजवेंद्र उसे घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। चंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पर राजवेंद्र पिघल गया। उसने हल्का सा उसके गाल को झुककर उसे चूम लिया और बोला, अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गया ना तो तुम्हारी ये हंसी गायब हो जाएगी। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है ही, आपसे ही तो मेरी हंसी है, वरना हंसी छोड़िए, मेरी तो धड़कन रुक जाए। ये बोलते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठी। राजवेंद्र ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए तुम थोड़ा देर और नहीं रुक सकती चंदा? चंदा ने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बड़ी ही अदा से बोली, अगर बात आपके लिए करने की है तो फिर बेशक से जान ही निकाल लीजिए। चंदा कुछ भी नहीं कहेगी। चंदा की बात सुनकर राजवेंद्र ने उसे तुरंत बोला,
मत किया करो ऐसी बातें चंदा, किसी दिन पागल हो जाऊंगा मैं। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, अब जाने दीजिए मुझे, वरना सच में लोग आपको पागल समझेंगे जो एक दासी से इश्क लड़ा रहा है। और वैसे भी आज मुझे बहुत काम करना है, कल चोट लगने की वजह से मैंने कुछ किया नहीं, अब मुझे कल के सारे काम करने पड़ेंगे। राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और तकिए पर सिर रखकर लेट गया। खुद को पूरी तरह दुपट्टे से ढककर वो जल्दी से किवाड़ खोलकर बाहर की तरफ आई। बाहर अभी अंधेरा हट रहा था, पूरी तरह से रोशनी नहीं हुई थी, इसलिए वो जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई। सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने काम खत्म करने के लिए बाहर जाने लगे। मनोहर जी और ममता जी भी वहाँ से जा चुके थे। आज ममता जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आज उनका पूरा ध्यान कहीं और था। आज राजवीर बेंगलुरु से लौटने वाला था। वो बेंगलुरु अपनी स्टडी के लिए गया हुआ था। अब तो राजवीर भी तकरीबन 18-19 साल का हो गया था। उसके वापस आने की खुशी में ममता जी के पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो महल को पूरी तरह से सजवाने में लगी हुई थी। तन्वी अभी डाइनिंग टेबल पर ही थी। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ काम था राज। राजवेंद्र तुरंत बोला, सॉरी तन्वी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक्चुअली मुझे मार्केट जाना है। तन्वी जल्दी से बोली, मार्केट? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली मुझे भी मार्केट में थोड़ा काम है, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। राजवेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया। राजवेंद्र चंदा को भी अपने साथ मार्केट ले गया था। तीनों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। राजवेंद्र और चंदा ने तन्वी को बेवकूफ़ बनाकर एक दूसरे के साथ कुछ प्यारे मोमेंट भी बिताए। कुछ जलन और कुछ हंसी ठिठोली के बीच उनकी शॉपिंग पूरी हुई। वो तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी महल के लिए निकल गई। जैसे ही उनकी गाड़ी वापस महल पहुंची, महल के दरवाजे पर काफ़ी शोर मचा हुआ था। एक तरफ ढोल बज रहे थे। वो सब देखकर राजवेंद्र के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं चंदा और तन्वी दोनों ही हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो तीनों आगे की तरफ आईं तो देखा राजवीर महल के दरवाजे पर खड़ा था और ममता जी उसका स्वागत कर रही थी। उनके हाथों में आरती का थाल था जिससे वो राजवीर की आरती उतार रही थी। राजवीर को देखते हुए राजवेंद्र के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। उन दोनों में भाइयों वाली कोई बात ही नहीं थी। ना आज न तब कभी राजवीर ने ज़्यादा राजवेंद्र से ताल्लुक़ रखा और ना ही कभी राजवेंद्र को राजवीर के लिए अपने दिल में कोई लगाव महसूस हुआ, क्योंकि शुरू से ही उसे राजवीर से अलग रखा गया। ममता जी हमेशा राजवीर को अपने पास रखती थी और राजवेंद्र को खुद से दूर, तो उन दोनों के बीच प्यार पनपता भी कैसे। हाँ, मनोहर जी थोड़ी बहुत कोशिश करते थे उन दोनों के बीच प्यार लाने की, लेकिन राजवीर का बिहेवियर बचपन से ही बहुत अजीब था और फिलहाल उसकी सोच कैसी है और कैसी नहीं, इस बात का राजवेंद्र को कोई आइडिया नहीं था। मनोहर जी मुस्कुराते हुए राजवीर के गले लगे और बोले, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। बहुत जल्द ही तुम्हारे बड़े भाई को राजा के पद पर बिठाया जाएगा। ऐसे में तुम्हारा वहाँ पर होना इस अवसर को 4 चांद लगा देगा। उनकी बात सुनते हुए राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। बेशक से वो राजवेंद्र से बड़ा तो नहीं था, लेकिन 18 साल से तो ऊपर था। 18 साल से ऊपर मतलब राजा के पद पर बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार। उसकी नज़रें अब राजवेंद्र पर गई और वो बेहद तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, आप बस देखते रहिए बाबा, कैसे हम इस अवसर को और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। महल में इतनी खास चीज़ हो और हम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों से चंदा को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। राजवीर बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए उसने मनोहर जी से कह दिया था कि बाकी लोगों से कल मिलेगा। मनोहर जी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली, क्योंकि वो जानते थे कि बेंगलुरु से जयपुर आना ही काफ़ी थका देने वाला था। उन्होंने तो राजवीर को फ्लाइट से आने के लिए कहा था, लेकिन राजवीर बाई रोड आया था। राजवीर तन्वी से मिला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा बड़े भाई की पसंद बड़ी ही लाजवाब है। ये बोलते हुए वो अचानक चंदा की तरफ देखने लगा। तन्वी की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो झट से बोली, तुम चंदा को क्यों देख रहे हो? राजवीर मुस्कुराया और बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ये बोलकर उसने एक नज़र राजवेंद्र की तरफ भी देखा। राजवेंद्र को उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा राजवीर को भाव नहीं दिया और तन्वी की तरफ देखते हुए बोला,
मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम्हें करनी है तो अंदर मेरे कमरे में आ जाना। ये बोलकर वो वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। उसकी बात सुनते हुए तन्वी तो खुश हो गई थी, क्योंकि आज राजवेंद्र ने खुद ही उसे अपने रूम में आने के लिए कहा था। लेकिन चंदा के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा था। वो ऐसे कैसे तन्वी को अपने रूम में आने को बोल सकता था। मुंह बनाते हुए वो भी अंदर की तरफ चली गई। सबके जाने के बाद राजवीर अब अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर अकेला खड़ा था। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, जयपुर आने के बाद तुम्हारी खुशी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो तुम इतने खुश नहीं थे जितने अब लग रहे हो। राजवीर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, पहले मुझे पता नहीं था कि जयपुर आने पर मुझे इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। करण इरिटेट होते हुए बोला, सीरियसली तुम्हें लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है? आई मीन सारे गंदे मैले कुचैले लोग तुम्हें छूकर देखना चाहते थे और तुम्हें ये सब नज़ारा अच्छा लग रहा था? राजवीर का दूसरा दोस्त वीरेंद्र हंसते हुए बोला, लगता है तुम राजवीर के साथ रहते हो लेकिन उसे जानते नहीं हो। करण की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। वो झट से बोला, सही कहा तुमने। अगर ये मेरे साथ रहकर मुझे जानता, मुझे पहचानता तो उसे पता होता कि मैं किन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हें नहीं पता चला तो बहुत जल्दी तुम्हें भी पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय करो। ये बोलकर अब वो आगे की तरफ बढ़ गया। करण ने उसे रोकते हुए कहा, मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है। राजवीर ने उसे घूर कर देखा। वीरेंद्र जल्दी से बोला, तू पागल हो गया है क्या? महल की दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए आइंदा ऐसा कुछ मत कहना। मेरे पास सिगरेट है, तू अंदर चल, मैं आता हूँ। उसकी बात पर करण ने अपना सिर हिलाया और राजवीर के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। राजवीर अकेला अपने रूम में रहने वाला था, लेकिन उसके दोस्त कभी भी उसके रूम में आ सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। करण उसके साथ उसके रूम में आया। फिर कुछ ही देर बाद वीरेंद्र भी अंदर की तरफ आ गया। राजवीर ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो वीरेंद्र ने तुरंत अपनी पॉकेट से सिगरेट की बॉक्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो जल्दी से बोला, मैं सिगरेट ले तो आया हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिगरेट पियेंगे तो स्मेल बाहर नहीं जाएगी क्या? राजवीर बेफिक्री से बोला, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉम है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। अगर उन्हें पता चल भी गया तो वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ ज़ुबान खोलने की कोशिश की तो उसकी ज़ुबान बंद कैसे करनी है ये भी मॉम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। करण मुस्कुराते हुए बोला, मॉम हो तो तेरी मॉम जैसी। उसकी बात सुनकर राजवीर के चेहरे की सातिर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने बॉक्स में से सिगरेट निकाली और उसे लाइटर से जलाकर कस भरने लगा। उसके पीछे पीछे करण और वीरेंद्र ने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तन्वी राजेंद्र के कमरे में आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यू नो व्हाट राज, मुझे तो लग रहा था तुम आजकल डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। मुझ पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से तुमने मुझे अपने रूम में आने के लिए कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। राजवेंद्र जो अपने सोफे पर बैठा था उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपने रूम में बुलाने का कोई रीज़न है तन्वी? उसकी बात सुनकर तन्वी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। राजवेंद्र ने गहरी सांस लेकर बोला, राजवीर मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए वार्निंग दे रहा हूँ। तुम प्लीज़ ज़्यादा उससे घुलना मिलना मत। आई मीन उससे थोड़ा दूर ही रहना। तन्वी तुरंत बोली, लेकिन क्यों राज, वो भाई है तुम्हारा, तो तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? राजवेंद्र ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बुक को बंद किया और फिर तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारे अंदर यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ तो तुम सामने से मुझे सवाल करती हो, मुझे समझने की कोशिश नहीं करती हो। खैर, अगर तुमने सवाल किया ही है तो सुन लो, राजवीर मेरा सौतेला भाई है और वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम मुझसे कोई मजाक करोगी या उससे बातें करोगी तो मुझे नहीं पता वो तुम्हें कैसे जवाब देगा और कैसे नहीं। और अगर ऐसे में वो तुम्हें कोई ऐसा जवाब देता है जो तुम्हें हर्ट करे तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ूंगा। उसकी बात सुनकर तन्वी गुस्से से बोली, लेकिन अगर कोई मेरी इंसल्ट करता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है राज कि तुम सामने वाले को जवाब दो, बेशक से फिर वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। राजवेंद्र फ्रस्ट्रेट होकर बोला,
इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रहना, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इंसल्ट हो, और ना ही मैं राजवीर से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तन्वी झट से बोली, ओके, आई एम सो सॉरी अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो राज। बट आई प्रॉमिस अब मैं राजवीर से थोड़ा दूर ही रहूँगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर राजेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। वो इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी बिल्कुल उसके करीब आ गई और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। राजेंद्र हैरान रह गया। तन्वी के चेहरे पर साथी मुस्कुराहट थी। उसने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर अभी अभी चंदा आकर खड़ी हुई थी। जब चंदा राजेंद्र के कमरे में आ रही थी तो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी तन्वी ने उसे देख लिया था और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो झट से राजेंद्र के सीने से आकर लग गई थी। वो उसके सीने से लगी हुई बोली, थैंक यू सो मच राज, मेरी इतनी केयर करने के लिए। कोई मुझसे फालतू बदतमीजी करेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा ही। ये बात जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। आई नो तुम उसे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन तुमने मुझे समझा दिया कि मुझे फालतू को लोगों से दूर रहना है। ये जानकर ही मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो है। आई प्रॉमिस अब मैं फालतू के लोगों को बिल्कुल मुँह नहीं लगाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी नज़रें चंदा पर थी। वो चंदा को यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि राजवेंद्र ने उसे चंदा से दूर रहने के लिए कहा है। राजवेंद्र चंदा को फालतू लोगों में गिन रहा था। चंदा हैरान थी उन दोनों की बातें सुनकर। उसे गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सी इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे राजवेंद्र पर शक था, लेकिन जब जब वो तन्वी को राजवेंद्र के करीब देखती थी तो उसका दिल जलता था। उसके हाथों में राजवेंद्र के लिए काफ़ी थी जो वो वापस तो नहीं लेकर जा सकती थी, इसलिए वो अंदर की तरफ आई। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। राजवेंद्र ने उसे देखा तो वो भी शॉक्ड रह गया। उसने तन्वी को अपने से दूर हटा दिए थे, लेकिन तन्वी अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। वो पीछे की तरफ हटते हुए बोला, तन्वी एक मिनट। तन्वी मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ हट गई और बोली, आई नो हमारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हें दूसरों के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बट इट्स ओके ना राज, ये तो चंदा है, इससे क्या ही शर्माना। खैर अब मैं चलती हूँ, तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो। और हाँ चंदा, प्लीज़ एक कॉफ़ी मुझे भी बना कर दे दो। ज़रूरी तो नहीं तुम सारी सेवा सिर्फ अपने राजा साहब की ही करोगी, मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ, ज़रा मेरा भी ख्याल रख लिया करो। चंदा की गहरी नज़रें राजवेंद्र पर थी जो उसे ही देख रहा था, लेकिन अब उसने तन्वी की तरफ देखा और बोली, क्यों नहीं, मैं अभी आपके रूम में आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो झट से बाहर की तरफ चली गई और उसे जाते हुए देख राजवेंद्र हैरान हो गया। वो समझ चुका था कि चंदा उससे नाराज़ हो गई है। वहीं तन्वी के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपनी काफ़ी इंजॉय करो, बाद में मिलते हैं हम। और हाँ, आज की शॉपिंग के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो भी रूम से बाहर निकल गई। राजवेंद्र ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, तुम गलत समझ रही हो चंदा, ऐसा कुछ नहीं है। दो तुमने समझा, पर अब पता नहीं मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा। सारा जग मुझसे दूर हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए शिकायत देखता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये बोलकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सच में उसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। चंदा के बिना उसका दिल बेचैन होने लगता था। उसने टेबल पर रखी हुई कॉफ़ी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, काफ़ी ठंडी हो गई है, अब ठंडी कॉफ़ी पीने में क्या मज़ा, इसलिए क्यों ना तुम्हारे पास आकर मैं एक गर्म कॉफ़ी और बनवा लूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकला और सीधा किचन की तरफ आ गया, जहाँ पर चंदा ने सामने गैस पर बर्तन रखा हुआ था जिसमें कॉफ़ी के लिए दूध उबल रहा था, लेकिन उस दूध से भी ज़्यादा चंदा खुद गुस्से में उबल रही थी। उसे बार बार राजवेंद्र और तन्वी की बातें याद आ रही थी। तन्वी की बातों ने उसे कंफ्यूज कर रखा था। उसे यकीन था कि राजवेंद्र कभी उसके लिए ऐसा वैसा कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन फिर राजवेंद्र के सीने से लगकर तन्वी का वो सब बोलना उसे परेशान कर रहा था। तभी अचानक से उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। वो ठंडा हाथ अपनी कमर पर महसूस करते ही उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। वो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी उन हाथों को। वो हाथ उसके राजा साहब के थे। वो तुरंत राजवेंद्र की तरफ पलट गई। राजवेंद्र उसे देखते हुए बोला,
बुरा लग रहा है? चंदा ने अपना चेहरा ना में हिलाया। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, मुझ पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? चंदा ने इस बार भी अपना सर ना में हिला दिया। राजवेंद्र अब हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जलन हो रही है? चंदा ने एक पल के लिए अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर थोड़ा सा अपना सर हाँ में हिला दिया। राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अब अपना हाथ चंदा के गाल पर रखा और बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चंदा झट से बोली, मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती राजा साहब, लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ रही है। जब भी उस छिपकली को आपके सीने से लगे हुए देखती हूँ तो बुरा लगता है, मुझे जलन होती है। अब आपको क्या बताऊँ कि क्या क्या फील होता है मुझे। मन तो करता है कि उसके बालों को पकड़कर नोच। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो चुप हो गई थी, लेकिन बेशक से उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर राजवेंद्र तो उसकी बात समझ चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, कितनी शैतान हो तुम चंदा। चंदा ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोली, अच्छा मैं शैतान हूँ और आप क्या हैं? आपने भी तो उस दिन स्विमिंग पूल में मीना को गिराया था ना, वो क्या था? ऐसा तो नहीं अब आपके दिल में उस छिपकली के लिए प्यार उमड़ रहा है? राजवेंद्र एक बार फिर से हंसा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे राजवीर से दूर रहने के लिए बोल रहा था। चंदा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। राजवेंद्र उसे देखते हुए बोला, तुम सालों से इस महल में हो चंदा, जैसे तुम्हें पता है कि ममता माँ का स्वभाव कैसा है और उस मीरा का स्वभाव कैसा है, वैसे तुम्हें राजवीर के स्वभाव के बारे में भी पता होगा ना। चंदा ने अपना सर हाँ में हिलाया। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, मैं नहीं चाहता राजवीर और तन्वी ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताएं। कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जान लो कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ठीक नहीं। हाँ, एक और कारण और है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और वो है कि तन्वी बाबा के दोस्त की बेटी है, उसकी शादी मेरे साथ तय हुई है। ऐसे में अगर राजवीर तन्वी को कुछ कह देगा तो मेरा फ़र्ज़ बनेगा राजवीर को जवाब देना या फिर उन दोनों के बीच आना, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बस इसलिए तन्वी को राजवीर से दूर रहने को बोल रहा था। चंदा मुंह बनाते हुए बोली, कारण बेशक से कोई भी हो, पर मुझे उसका आपके सीने से लगना नहीं पसंद है राजा साहब। इसलिए आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अब उसे दोबारा अपने सीने से नहीं लगने देंगे। राजवेंद्र झट से बोला, मैं कहाँ लगने देता हूँ, वो खुद लग जाती है चंदा। चंदा मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर उसे धक्का मारकर दूर कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता, अगर आइंदा मैंने उसे आपके सीने से लगे हुए देखा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो फिर क्या करोगी? उस छिपकली के बाल नोच लोगी? मुझे तो पता ही नहीं था कि छिपकलियों के भी बाल होते हैं। उसकी बात पर चंदा हंसने लगी। वो झट से राजवेंद्र के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, खून खौलता है राजा साहब, आप नहीं समझेंगे मुझे क्या महसूस होता है, बस पागल हो जाती हूँ मैं। खुद पर नियंत्रण रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, इतनी भी पागल नहीं आपकी चंदा, लेकिन आपके लिए पागलपन करने का भी मन करता है। उसकी बात सुनते हुए राजेंद्र मुस्कुराया और फिर उसे हल्का सा खुद से अलग कर उसके गर्दन पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन को सहलाने लगा। वो उसके चेहरे पर झुका और अपनी गहरी गर्म सांसें उसकी गर्दन और उसके गालों पर छोड़ते हुए बोला, तो फिर मुझे वो पागलपन दिखाओ ना चंदा, जो मैं देखना चाहता हूँ। चंदा ने एक गहरी आह भरी, उसकी आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो गई थी। तभी अचानक से उसे कुछ जलने की स्मेल आई तो उसने झट से राजवेंद्र को खुद से दूर किया और गैस की तरफ पलट गई, जहाँ पर दूध तो जला ही जला, बर्तन भी काफ़ी जल चुका था। वो गुस्से से अब राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या किया आपने राजा साहब, दूध जला दिया? राजवेंद्र झट से बोला, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। चंदा गुस्से से बोली, आपने ही किया है, आपने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया, इसलिए दूध जल गया। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी बातों में नहीं उलझाता तो तुम्हारा दिल जलता रहता। अब तुम्हारा दिल जले इससे तो बेहतर है ना कि ये कमबख्त दूध जल जाए। उसकी बात सुनकर चंदा कुछ पल के लिए तो उसकी तरफ देखती ही रह गई। राजवेंद्र के मुंह से ऐसी बातें उसका दिल जोरों से धड़का देती थी।
आप अपने कमरे में जाइए, मैं तन्वी जी को काफ़ी देने के बाद आपके पास आती हूँ। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर चला गया और उसके जाने के बाद चंदा भी दोबारा कॉफ़ी वगैरह बनाने लगी। वहीं किचन की खिड़की के पीछे एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके हाथ में ही उसका फ़ोन था जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब राजवेंद्र और चंदा एक दूसरे के बेहद करीब थे। अब वो अपना फ़ोन लेकर तुरंत अंदर की तरफ आया जहाँ पर सारे कमरे बने हुए थे और वो सीधा राजवीर के कमरे में पहुँचा। राजवीर जो अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वीरेंद्र अंदर की तरफ आ रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, तू कहाँ गया था? वीरेंद्र तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे महल में दो दो हंसों का जोड़ा भी रहता है। राजवीर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, तूने पी रखी है क्या? जहाँ तक मुझे पता है गाड़ी में शराब की कोई बोतल तो नहीं बची थी, तो तूने पी कहाँ से? वीरेंद्र उसके पास आते हुए मुस्कुरा कर बोला, जो नशा मैं करके आया हूँ वो तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, पर अगर तू चाहे तो मैं तुझे उसकी एक झलक दिखा सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन राजवीर के सामने कर दिया। राजवीर की नज़र जैसे ही उसके फ़ोन की स्क्रीन पर गई वो व्यंग से मुस्कुराया और बोला, साला इनका भी समझ में नहीं आता, जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू हो जाते हैं। वीरेंद्र झट से बोला, बातें तो सुनो हंसों के इस जोड़े की। ये बोलते हुए उसने वीडियो की वॉल्यूम भी अप कर दी थी और उसमें अब राजवेंद्र और चंदा की बातें भी सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने जिस तरह से राजवीर के बारे में बात की उसे सुनकर राजवीर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वीरेंद्र उसे देखते हुए बोला, तू अभी महल में एंटर हुआ नहीं और लोगों ने तुझे अपनी लाइफ का विलेन बना लिया। अब तो तुझे इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आखिर विलेन होता क्या है। राजवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, इन लोगों ने मुझे विलन बनाया नहीं है, मैं पैदा ही विलेन हुआ था। और रही बात इनको दिखाने की, तो मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते हैं कि अगर गलत टाइम पर सही काम भी कर दिया जाए तो वो गलत हो जाता है, और मुझे काम ही गलत करना है, उसके लिए टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगा और अगले ही पल उसने अपने होठों में जलती हुई सिगरेट फिर से दबा ली। उसकी आंखें इस वक्त किसी शैतान की तरह चमक रही थी। करण बिस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप ये सब देख रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि राजवीर के दिमाग में काफ़ी वक्त से ये क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंदा ने तन्वी के लिए काफ़ी बना दी थी, लेकिन वो खुद तन्वी के रूम में काफ़ी देने के लिए नहीं गई। वो जानती थी कि अगर वो तन्वी के रूम में जाएगी तो तन्वी दो चार बातें कहेगी उसे चलाने के लिए, जिसे सुनने में चंदा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो एक दासी के हाथ तन्वी के रूम में काफ़ी भेज कर खुद अपने राजा साहब के कमरे में आ गई थी, जहाँ राजवेंद्र अलमारी के सामने खड़ा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। बस अब कुछ ही दिनों में उसे राजगद्दी पर बैठना था और उसके साथ ही पूरी सिसोदिया इंडस्ट्री को संभालना था। इसलिए वो इन सब तैयारियों में लगा हुआ था, पर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसका सिर दर्द होने लगा था। इसलिए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और एक ठंडी सांस ली। वहीं उसे अपने सिर पर हाथ रख के देखी चंदा समझ चुकी थी कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो तुरंत सामने ड्रेसिंग एरिया की तरफ बढ़ गई और फिर वहाँ से एक बाम उठाकर राजवेंद्र के पास आई। चंदा हल्का सा मुस्कुराई और सामने ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में सिर दर्द की दवाइयाँ और बाम वगैरह रखे हुए थे। उसने एक बाम उठाई और उसे लेकर राजवेंद्र के पास आई। राजवेंद्र ने उसे देखा और बोला, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। चंदा मुस्कुराई और बोली, अब आपको मेरे बारे में कहाँ ही कुछ पता चलेगा राजा साहब, अब तो आप अपनी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं। अब आपको मेरा ख्याल कहाँ? राजवेंद्र ने उसे घूर कर देखा और बोला, कुछ सुनना चाहती हो तुम? चंदा मुस्कुराते हुए बोली, सुना दीजिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आइए। ये बोलकर उसने राजवेंद्र का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर की तरफ ले आई। चंदा ने उसे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन फिर अचानक से ही बोली, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक काम कीजिए, यहाँ अपना सर रखिए। ये बोलते हुए उसने अपनी गोद की तरफ इशारा किया। तो राजवेंद्र हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम करना क्या चाहती हो चंदा? चंदा उसे घूरते हुए बोली, मैंने आपको जितना कहा है आप उतना कीजिए, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया कीजिए मुझसे। राजवेंद्र हंसा और बोला,
तुम्हें पता है तुम बिल्कुल बीवियों की तरह बर्ताव करती हो, बीवियों को भी यूं ही पल पल में गुस्सा आ जाता है। राजवेंद्र की इस बात पर चंदा का चेहरा हल्का सा शर्म से लाल हो गया। राजवेंद्र ने अब उसकी गोद में अपना सर रखा और चंदा मुस्कुराते हुए बोली, जैसे मैंने सुना है कि हर दर्द की दवा होती है, लेकिन दवा से पहले मेरी तरफ से आपके लिए ये वाली दवा। ये बोलकर उसने अपने होठ राजवेंद्र के माथे पर रख दिए और सच में राजवेंद्र का आधा दर्द तो यहीं छूमंतर हो गया था। चंदा ने अब उसके माथे पर अपना हाथ रखा और फिर अपने दूसरे हाथ से बाम निकालकर उसके सिर पर लगाने लगी। वो बड़े ही प्यार से उस बाम को उसके माथे पर लगाकर उसके माथे को सहला रही थी। वो बाम जब राजवेंद्र के माथे पर लगा तो उसे बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उसके चेहरे पर छलक रहा सुकून बता रहा था कि इस वक्त उसे कितना अच्छा फील हो रहा है। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा फर्क पड़ा क्या राजा साहब? राजवेंद्र ने उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जादू जादू हो तुम चंदा। राजवेंद्र और चंदा दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक दासी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। राजवेंद्र दरवाजे के पास आया तो वो दासी उसकी तरफ देखकर अपना सिर झुकाकर बोली, हुकुम ने आपको बाहर वाले बरामदे में बुलाए हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राजवेंद्र के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। इस वक्त भला कौन से मेहमान होंगे, क्योंकि मेहमानों का भी महल में आने का एक वक्त होता था। उसने उस दासी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो दासी तुरंत वहाँ से चली गई। राजवेंद्र ने एक नज़र चंदा की तरफ देखा। चंदा बोली, आप चलिए, मुझे भी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाना होगा। ये बोलकर चंदा किचन में चली गई। राजवेंद्र रूम से बाहर निकलकर बाहर बरामदे की तरफ आया। बाहर आते हुए उसकी नज़रें किचन की तरफ जा रही थी कि एक झलक ही सही उसे चंदा की देखने को मिल जाए। उसका दिल तो अब अपनी चंदा के लिए और भी ज़्यादा बेताब रहने लगा। तभी वो बरामदे में आया और वहाँ पर बैठे हुए शख्स की तरफ देखते हुए उसके माथे की भौहें जुड़ गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तन्वी के डैड हरिओम शेखावत और उनके साथ ही तन्वी का भाई निकुंज शेखावत था, जिनके सामने ही मनोहर जी बैठे थे। हरिओम और निकुंज दोनों राजवेंद्र के आने पर अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ देखते हुए बोले, आइए आइए होने वाले राजा साहब, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और उसने हरिओम जी के पैरों को छुआ और निकुंज से अपना हाथ मिलाया। हरिओम जी तुरंत पीछे की तरफ हट गए थे, ये कहते हुए कि वो जयपुर के होने वाले राजा साहब हैं, इसलिए वो उनसे अपने पैर नहीं छुआ सकते। और साथ ही बहुत जल्दी तन्वी और राजवेंद्र की शादी होने वाली है, तो उन्हें तो राजवेंद्र के पैरों को छूना चाहिए। राजवेंद्र ऐसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, इसलिए उसने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनके पैरों को छू लिया। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आपका यूं अचानक आना? निकुंज मुस्कुराया और बोला, अचानक कहाँ राजवेंद्र जी, तन्वी ने आपको बताया नहीं क्या? हमने तो उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। हम यहाँ पर शादी का शगुन लेकर आए थे। रिश्ता तो पक्का हो चुका था, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो सोचा साथ में शगुन भी हो जाएगा और तारीख भी तय कर ली जाएगी। बस कुछ ही देर में पंडित जी आने वाले हैं। ये बोलते हुए वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। शादी की तारीख फिक्स होने की बात सुनकर ही राजवेंद्र का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने मनोहर जी की तरफ देखा। मनोहर जी भी अपनी जगह से उठे और राजवेंद्र के बिल्कुल पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारी शादी हमारे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है और अब वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते हम कितने खुश हैं। राजवेंद्र बस उनकी बातें सुन रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। हरिओम जी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, परसों से तो तुम सिसोदिया बिजनेस भी ज्वाइन करने वाले हो, तो अब जब हम आए हैं तो परसों का फंक्शन अटेंड करके ही जाएंगे। राजवेंद्र उनकी बात पर हल्का सा बस मुस्कुराया। तभी तन्वी वहाँ पर आई और आते ही सीधा हरिओम जी के सीने से लग गई। हरिओम जी ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। हालांकि उन दोनों की प्लानिंग तो कुछ और की थी। तन्वी सुसाइड का ड्रामा करने वाली थी, लेकिन बाद में उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था और ये हरिओम जी को भी इन्फॉर्म कर दिया था। हरिओम जी और निकुंज को तो वैसे ही सिर्फ तन्वी और राजेंद्र की शादी से मतलब था, और वो शादी कैसे हो इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था।
तन्वी अभी निकुंज से मिल ही रही थी कि तभी पंडित जी वहाँ पर आ गए। राजवेंद्र को अब और भी ज़्यादा अजीब फील होने लगा था। कुछ ही देर में पंडित राजवेंद्र और तन्वी की शादी की तारीख निकाल रहे थे और उन्होंने 5 दिन बाद की तारीख निकाली तो राजवेंद्र के होश उड़ गए। तन्वी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। राजवेंद्र तारीख सुनते ही बोला, पर इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अभी मैंने बिजनेस ज्वाइन भी नहीं किया है, मुझे वक्त लगेगा इन सब चीज़ों में, और 5 ही दिनों में शादी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, मैं कौन सा तुम्हारी फाइल्स फाड़ दूंगी राज, और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो तुम बस अपने बिजनेस पर ध्यान देना। मैं शादी के बाद तुम पर ऐसा कोई दबाव नहीं डालने वाली। जब तुम्हें मौका मिले या जब तुम फ्री हो तब हम लोग अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं या फिर शादी के बाद की प्लानिंग देख सकते हैं। पर अब 5 दिनों बाद का मुहूर्त निकला है तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, है ना पंडित जी। ये बोलते हुए उसने तिरछी नज़रों से पंडित जी को देखा तो पंडित जी तुरंत बोले, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शादी का मुहूर्त 5 दिनों बाद का है और अगर इस मुहूर्त पर शादी नहीं हुई तो आगे आने वाले 2 साल तक आप दोनों की शादी का कोई योग नहीं है। ये बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से तन्वी की तरफ देखा। राजवेंद्र कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बस चुपचाप पंडित जी की तरफ देख रहा था। तभी अपने हाथों में ट्रे लिए चंदा उस कमरे में आई। उसने पंडित जी की बातों को सुन लिया था और वो बातें सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे थे। चंदा की तरफ देखते हुए राजवेंद्र का दिल भी अब धक सा रह गया। वहीं चंदा आगे की तरफ आई, उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को टेबल पर रखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप सबके लिए चाय नाश्ता। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गई। उसके पीछे ही एक और दासी थी जिसके हाथों में एक और ट्रे थी। उसने भी वो ट्रे टेबल पर रख दी। मनोहर जी चंदा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आज खाना थोड़ा खास बनाना चंदा, मौका भी बहुत ही खास है और मेहमान भी। चंदा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, जैसा आप कहें बड़े हुकुम। ये बोलकर उसने अपना सिर झुकाया और फिर वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक नज़र पलट कर राजवेंद्र की तरफ देखा। राजवेंद्र भी उस वक्त उसकी तरफ ही देख रहा था। वो जानता था कि इस वक्त उसकी चंदा के दिल को क्या महसूस हो रहा होगा, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर 5 दिनों के बाद ही शादी का मुहूर्त है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजवेंद्र। अब तो बस जल्दी से तुम सिसोदिया इंडस्ट्री के CEO की चेयर पर बैठ जाओ और फिर शादी की रस्में शुरू हो जाए। एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो मैं सब कुछ तुम पर छोड़कर पूरी तरह से संन्यास ले लूँगा। उनकी बात सुनते हुए राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वहीं तन्वी के चेहरे पर अब गहरी मुस्कुराहट थी। पंडित जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, तो मैं चलता हूँ यजमान, अब शादी की रस्मों में मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर की तरफ चले गए। तन्वी भी एक्सक्यूज़ मी बोलकर जल्दी से बाहर की तरफ आई और अगले ही पल वो पंडित जी के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसने नोटों की गड्डी अपनी पॉकेट से निकाल कर पंडित जी की तरफ बढ़ाई और बोली, इतनी दक्षिणा तो तुम्हें इस महल वालों ने नहीं दी होगी जितनी मैंने दे दी। बस यूं ही मेरे इशारों पर चलते रहना, इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पंडित जी ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद तन्वी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली, गुरूर था ना तुम्हें चंदा अपने प्यार पर। कहती थी कि दासी बेशक दासी हो, लेकिन अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो प्रेमिका या बीबी से भी कहीं ऊंचे ओहदे पर है। पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक दासी या तो सिर्फ दासी हो सकती है या एक रखैल। पत्नी बनना उसके लिए हमेशा ख्वाब ही रहेगा। ये बोलकर वो हंसने लगी। वहीं अंदर सब लोग चाय नाश्ते में बिजी हो गए, लेकिन राजवेंद्र जरूरी काम का बहाना बनाकर अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ चला गया। लेकिन उसे फिलहाल कोई ज़रूरी काम नहीं था, उसे तो बस अपनी चंदा के पास जाना था। वो जानता था कि इस वक्त चंदा बेचैनी महसूस कर रही होगी, उसे उसकी बेचैनी को कम करना था। इसलिए वो सीधा किचन में आया, क्योंकि उसे पता था कि चंदा वहीं पर होगी। पर जब वो किचन में आया तो उसकी नज़र चंदा के आसपास खड़ी बाकी दासियों पर गई। वो तुरंत बोला, चंदा को छोड़कर बाकी सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। उसकी आवाज़ सुनकर ही चंदा का दिल धक सा रह गया। उसने पलटकर राजवेंद्र की तरफ देखा जो बाकी दासियों के वहाँ से जाने के बाद उसकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही वो उसके करीब आया, चंदा झट से बोली,
क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? सबको ऐसे बाहर क्यों भेज दिया? सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अभी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है चंदा। चंदा तुरंत बोली, मैंने कहा ना मैं काम कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या राजा साहब? ये बोलकर वो एक पल के लिए रुकी और एक गहरी सांस लेकर बोली, माफ़ कीजिएगा आपसे इस तरह से बात की, लेकिन मैं सच में व्यस्त हूँ राजा साहब, आप बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। ये बोलते हुए उसने अपनी नम आंखें राजवेंद्र की तरफ उठाई। उन आंखों को देखकर ही राजवेंद्र को कुछ कुछ होने लगा, लेकिन वो कुछ पल यूं ही उसे देखते रहने के बाद वहां से बाहर चला गया। ऐसा नहीं था कि इस वक्त सिर्फ चंदा का दिल बेचैन था, राजवेंद्र भी बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। वो अपने कमरे में आया और इधर उधर टहलने लगा। उसका बहुत सारा काम पेंडिंग में था, लेकिन फिलहाल उसका किसी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा होने लगे। सबके डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद चंदा ने सबको डिनर सर्व करना शुरू किया। राजवेंद्र वहां बैठा ज़रूर था, लेकिन उसके गले से कोई निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। इसलिए वो अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे फ़िलहाल भूख नहीं लगी, मैं कुछ वक्त बाद खा लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तन्वी उसे रोकते हुए बोली, आज तो तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए राज, क्योंकि आज हमारी शादी फिक्स हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं लगी। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूँ? ये बोलते हुए उसने एक नज़र अपने भाई और अपने डैड की तरफ भी डाली, क्योंकि उनके होते हुए तो राजवेंद्र उससे कुछ कह नहीं सकता था। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर भूख ही नहीं है तन्वी, तो तुम्हें खिलाने से भी भूख कहाँ से पैदा हो जाएगी? मैंने कहा ना, मैं कुछ वक्त बाद खा लूँगा, तुम फिक्र मत करो और अच्छे से खाना खाकर सो जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। चंदा बस उसे जाते हुए देखती रह गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि राजवेंद्र खाना क्यों नहीं खाया।